Hello everyone, welcome back. The soul of English grammar, the verb, part 15. जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ वर्ब सीरीज पर वीडियो नंबर 15 और इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे वुड से रिलेटेड सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। जरा देखिए यहाँ पर, कभी मैंने यहाँ पर वुड के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, कभी वुड के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड के साथ एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर वुड के साथ दो हेल्पिंग वर्ब हैं। आखिर इन सब का क्या मतलब होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, ये सब कुछ न केवल स्पोकन इंग्लिश के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये वुड यानी मॉडल ऑक्सिलरी वुड पर ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं और पहले वीडियो में आप लोगों ने ये 8 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और दूसरे वीडियो में ये शेष बचे हुए 6 एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। लेकिन आज यहां पर इस फाइनल वीडियो में मैं आपको वुड के बारे में सब कुछ यानी कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं। तो चलिए अब ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को यहां से शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और देखते हैं वुड के पहले 2 स्ट्रक्चर्स। देखिए आपके सामने ये 2 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से लिखे हुए हैं। देखिए पहला स्ट्रक्चर है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म, दूसरा है वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको सबसे पहले 2 खास बातें बतला देना चाहता हूं। पहली खास बात यह है कि ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस में यूज किया जाता है और ये जो दूसरा है वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब अगर आप लोग पैसिव और एक्टिव नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक क्लू दे देना चाहता हूं। देखिए जरा क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें वाक्य में जो एक्शन होता है यानी जो मेन एक्शन हो रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने वाला व्यक्ति, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और इंग्लिश में डूअर या एजेंट कहते हैं। अब अगर कर्ता पहले लिखा होता है तो फिर ये एक्टिव वॉइस की वर्ब आती है और वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है। इसी प्रकार से अगर उस क्रिया का कर्म वाक्य में पहले लिखा होता है यानी क्रिया से पहले अगर लिखा होता है कर्म तो फिर हम पैसिव वॉइस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो खास बात एक ये हुई। दूसरी खास बात ये है कि इन दोनों ही वर्ब्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, यानी कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है और इन क्रियाओं का प्रयोग हम कहां कहां पर करते हैं, किन किन बातों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में 14 कॉन्सेप्ट बतलाए हैं इन्हीं 2 वर्ड्स पर, ठीक है ना। लेकिन मैं पूरे के पूरे यहां पर कॉन्सेप्ट्स तो नहीं बतलाने वाला हूं। अगर आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स जानने हैं तो पिछले 2 वीडियोस आपको जाकर के प्लेलिस्ट में देखने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर जो मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं मैं 6-7 कम से कम इतने कॉन्सेप्ट तो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और यहां पर आते हैं। देखिए ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब इनका प्रयोग कहां कहां पर होता है तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिए। पहला कॉन्सेप्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी स्टेटमेंट्स, जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वहां पर हम एक्टिव वॉइस में इसका और पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग करते हैं। अब हो सकता है आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स ना आते हो, शायद इससे पहले आपने ना पढ़ा हो, तो मैं जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, आपको बताता हूं कि आखिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। तो देखिए आप लोगों ने ऐसे सेंटेंसेस तो सुने ही होंगे। कैसे? अगर तुम ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने ऐसा किया होता तो वैसा हो गया होता। जी हाँ, ऐसे वाले सेंटेंसेस जिनमें अगर या यदि से कोई सेंटेंस शुरू होता है या बाद में भी रखा हो सकता है, अगर कहीं कोई शर्त प्रकट करने वाला सेंटेंस होता है तो उसे ही हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स या कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। अभी कंडीशनल सेंटेंसेस भी कई प्रकार के होते हैं, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, फोर्थ कंडीशनल और मिक्स्ड कंडीशनल्स। ये सारे के सारे कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको पिछले वीडियोस में बतला चुका हूं। अब अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अच्छा, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में खास 2 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस और जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वहां पर आप वुड का प्रयोग करते हो। सेकंड कंडीशनल में आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड कंडीशनल में आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे चलकर मैं वो भी आपको बतलाऊंगा। तो चलिए पहले हम सेकंड कंडीशनल की बात
करते हैं और उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए जरा देखते हैं क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों ही वर्ब्स is used to express hypothetical or unreal situations of the present or future, often in conditional sentences। अच्छे से समझिए यहाँ पर कहना ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि अक्सर क्या होता है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उन कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्तमान की या फ्यूचर की जो हाइपोथेटिकल यानी जो काल्पनिक या अवास्तविक बातें होती हैं, अवास्तविक सिचुएशंस को प्रकट करने के लिए एक्टिव वॉइस में इस वर्ब का प्रयोग और पैसिव वॉइस में इस वर्ब का प्रयोग करते हैं। आप जरा देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर हम फिट करने का प्रयास करते हैं। चलिए जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अगर मेरे पास अधिक समय होता तो मैं दुनिया भर की सैर करता। अब इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और देखिए क्या है यहाँ पर। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है क्या, यानी हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक बात, अनरियल बात है क्या? जी हाँ, देखिए अगर मेरे पास अधिक समय होता। अब ऐसी बात कौन करता है? जिसके पास समय नहीं है वही ऐसा बोलेगा, यार अगर मेरे पास अधिक समय होता तो मैं ऐसा करता। ठीक है ना? तो न तो मेरे पास अधिक समय है और न मैं ऐसा करने वाला हूं। क्लियर ना? अगर ऐसी कोई बात होती है जो हाइपोथेटिकल होती है, इसी को अनरियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं या अनरियल पास्ट भी बोलते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उनका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो अच्छे से सुनिए। यहाँ पर दो सेंटेंस होते हैं। एक तो ये होता है जो कंडीशन को शो करता है और दूसरा ये होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होती तो उसका परिणाम कुछ ऐसा होता है। तो परिणाम प्रकट करने वाले जो सेंटेंस होता है, यानी ये जो मेन क्लॉज यानी ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है, उस प्रिंसिपल क्लॉज में हम इन क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में हुआ तो ये, पैसिव वॉइस में हुआ तो ये। और यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या होता है कि हमें सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। चलिए चेक कर देते हैं। अगर मेरे पास अधिक समय होता, इफ आई हैड, पास होता के लिए आप हैव का प्रयोग करते हैं ना, तो हैव की सेकंड फॉर्म आई हैड। इफ आई हैड मोर टाइम, अगर मेरे पास अधिक समय होता, तो यहां पर ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो प्रिंसिपल क्लॉज में आपको एक्टिव वॉइस सेंटेंस, तो ध्यान से सुनिए, सैर करने वाला कौन? मैं। तो यहां पर ये करता है मैं, तो करता है तो करता के लिए आपको इस वाली यानी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हुआ तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई वुड ट्रेवल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हो गई। ठीक है ना? इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर? ये सेंटेंस बन गया। अब एक और सेंटेंस है, जरा इसको देखो। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हमने लिखा हुआ है। देखिए, अगर तुम एक अच्छे लड़के होते जो कि तुम नहीं हो, तो जो नहीं हो उसकी बात की जा रही है, तो यह हाइपोथेटिकल हो गया, यह अनरियल हो गया। तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाता। ध्यान से सुनिए, तो तुम न तो हो और न ही तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा भविष्य में। क्लियर? तो ये हो गई हाइपोथेटिकल या अनरियल बात हो गई। बस फिर क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब्स का प्रयोग कर लेना है। इफ यू, अगर तुम, और होते की अंग्रेजी बनाने के लिए ध्यान से सुनिए, कोई भी सब्जेक्ट हो वहां पर आपको वर का प्रयोग ही करना है। ध्यान से सुने, चाहे वो यहां पर सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, कोई भी हो, सबके साथ में आपको वर का प्रयोग करना है होना की अंग्रेजी बनाने के लिए। ठीक है ना? तो बन गया इफ यू वर ए गुड बॉय। तो यू, अब ध्यान से सुनो कि ये जो यू है ये इस क्रिया का कर्ता है या कर्म है। तो यहां पर एक्शन क्या है? पुरस्कार दिया जाना। तो देने वाला कौन? तुम तो हो नहीं, देने वाला तो कोई दूसरा है, यानी कर्ता इसका कोई दूसरा है। तो किसे दिया जा रहा है? तुम्हें दिया जा रहा है। तो तुम हो गए कर्म। अब कर्म हो गया ये, तो पैसिव वॉइस की क्रिया का प्रयोग करिए। यू वुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। यू वुड बी गिवन अ रिवार्ड। अब अच्छे से देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपली ये कर्म है तो ये पैसिव वॉइस की वर्ब, ये करता है यहां पर तो ये एक्टिव वॉइस की वर्ब। क्लियर ना? तो कंडीशनल जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें से जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें प्रेजेंट या फ्यूचर यानी वर्तमान या भविष्य की हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रकट किया जाता है, तो वहां पर हम ये वर्ब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। यानी इफ वाली क्लॉज में
सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें हम वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या है भाई? दूसरा कॉन्सेप्ट है फ्यूचर इन द पास्ट। अब ये कौन सी बला है, फ्यूचर इन द पास्ट यानी भूतकाल में फ्यूचर। तो चलिए जरा देखते हैं यहां पर क्या है। ये है टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन में जब भी कोई बंदा बोलता है यानी जो स्पीकर होता है उसका डिफॉल्ट टाइम होता है प्रेजेंट। मान लीजिए इस समय मैं कोई बात बोल रहा हूं तो मेरा जो डिफॉल्ट टाइम है वो क्या हुआ, प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब यदि मैं प्रेजेंट में खड़े होकर, कोई भी बंदा प्रेजेंट में खड़े होकर के जब वो भूतकाल में जाता है पहले, यानी कोई ऐसा सेंटेंस बोलता है जो भूतकाल का है यानी पास्ट का है, और पास्ट में जाकर के वो बोलता है, यहां पर वो बोलता है कि भविष्य में वो कुछ ऐसा काम करेगा, तो भविष्य उसके लिए ये हुआ ना, जब पास्ट में बोला गया तो यहां से भविष्य शुरू होगा ना इसके लिए, ठीक है ना। अब वो जो टाइम पीरियड है भविष्य का वो भी समाप्त हो चुका है और अब हम यहां पर आ चुके हैं। इस टाइम पीरियड को ही हम बोलते हैं क्या, फ्यूचर इन द पास्ट। अच्छा, अब इस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ेंगे और इसको इंप्लाई करेंगे तो देखिए बात वही समझ में आएगी। देखिए क्या है, उसने वादा किया कि वह परियोजना में मेरी मदद करेगा। उसने वादा किया था, सपोज यहां पर मैं बोल रहा हूं तो मैं तो यहां पर प्रेजेंट में खड़ा हूं और मैं बोल रहा हूं कि उसने यानी किसी बंदे ने भूतकाल में मुझे वादा किया। यहां पर वादा किया, यहां पर वादा किया था, और वादा क्या था कि वह परियोजना में मेरी मदद करेगा, यानी यहां से आगे जो भविष्य है यहां पर मेरी वो मदद करेगा। ये टाइम पीरियड भी बीत गया, ठीक है ना। इसी बीते हुए टाइम पीरियड को ही हम कहते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। अगर ये बात न समझ में आए तो चलिए मैं आपको एक रूल ही बतला देता हूं। रूल क्या है भाई, कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये है, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और यहां से शुरू होने वाली ये जो क्लॉज है ये क्या है, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसा ही एक प्रिंसिपल क्लॉज यहां पर होगा, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। अब रूल क्या है, रूल ये है कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में होगी यानी V2 लगा हो, तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी आने वाली जो भी वर्ब होगी, विल होगा तो वुड का प्रयोग करेंगे, सेल होगा तो शुड का प्रयोग करेंगे, कैन होगा कुड का, मे होगा माइट का, या जो भी वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वास्तव में रूल होता है। अब ये दोनों ही चीजें एक ही हैं। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया था। अब देखो ये है प्रिंसिपल क्लॉज, यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज में V2 का प्रयोग किया है। अब अगर V2 का प्रयोग किया है तो यहां पर की अंग्रेजी हम कभी कभी यहां पर छुपा देते हैं और कभी कभी लिख देते हैं, आप जैसा चाहो। वह परियोजना में मेरी मदद करेगा, तो ही, और सामान्य तौर पर अगर इतना ही सेंटेंस होता तो हम विल का प्रयोग करते, लेकिन ये तो प्रिंसिपल क्लॉज में जाकर पास्ट टेंस हो गया, भूतकाल की बात हो गई, तो ये फ्यूचर इन द पास्ट हो गया। तो अब यहां पर आने वाला जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही वुड हेल्प मी, वो मेरी सहायता करेगा विद द प्रोजेक्ट। क्लियर। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि ही वुड हेल्प मी, यहां पर ये तो एक्टिव वॉइस की वर्ब लगी हुई है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर इसका ऑब्जेक्ट जो कि मी है, अगर मी को यहां ले आएंगे ऐसा हो जाएगा, तो फिर ये वुड बी हेल्प्ड, आई वुड बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जाती, ऐसा कुछ, आई वुड बी हेल्प्ड, यानी वुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते, आई वुड बी हेल्प्ड विद द प्रोजेक्ट बाय हिम, ऐसा कुछ सेंटेंस बनाते। तो एक्टिव वॉइस में ये और पैसिव वॉइस में ये सेम कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम है, बस एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस है। तीसरी चीज जरा देखिए, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट्स। जी हाँ, अब ये स्पोकन इंग्लिश के लिए यानी बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर इसको जरा ध्यान से पढ़ो, सिर्फ इतना, प्लीज क्लोज द विंडो, ठीक है। अगर ये सेंटेंस बोला जाएगा तो ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट है, यानी एक साधारण सी, हम ऐसे ही किसी से भी कह देते हैं भाई यार प्लीज जरा खिड़की बंद कर देना, ठीक है, तो ये तो फॉर्मल रिक्वेस्ट हो गई। लेकिन अगर इसी रिक्वेस्ट को आपको और अधिक पोलाइट बनाना हो, पोलाइट का मतलब विनम्र बनाना हो, तो ध्यान से सुने, आप वुड का प्रयोग कर देते हैं या आप कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं। कुड यू प्लीज, बस केवल वुड या कुड और यू लगा करके, और वही जो
ये निवेदन करने वाला सेंटेंस है। इसको आपने केवल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर दे दिया है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया, सब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क बाद में लगा दिया। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो देखने में है, बट इसकी जो सोल है वो अभी भी इंपेरेटिव है, और यहां पर विनम्र निवेदन किया जा रहा है। तो विनम्रता पूर्व निवेदन करने के लिए भी आप, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अच्छा, चौथा कॉन्सेप्ट जरा देखिए। चौथा कॉन्सेप्ट है हैबिचुअल एक्शंस इन द पास्ट। जब कभी भी हम भूतकाल में हैबिचुअल एक्शन को प्रकट करना चाहते हैं, यानी आदतन किसी की ऐसी आदत हुआ करती थी, अगर हम ऐसा कुछ बोलें तो वहां पर हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने यहां पर बाल की खाल निकाली है, आपको वो वाले वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है कि हैबिचुअल एक्शन को शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग भी कर सकते हैं और यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, और सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म भी अपने आप में हैबिट को शो करती है। ठीक है ना? लेकिन इसकी बाल की खाल तो मैं पिछले वीडियो में निकाल चुका हूं, आपको उसे जरूर देखना चाहिए अगर आप लोगों ने देखा नहीं है। तो इस तरीके के अगर सेंटेंसेस दिए हों, अपने बचपन में वह हर सुबह दौड़ने जाती थी। ठीक है ना? तो हर सुबह अपने बचपन में, यानी भूतकाल में, तो ध्यान से सुनिए, भूतकाल का कोई ना कोई रेफरेंस जरूर दिया होना चाहिए। अन्यथा अगर आप उसका रेफरेंस नहीं देते हो तो फिर वो भविष्य की कोई बात संभावना बन जाएगी। ये अच्छे से जब वुड का आप प्रयोग करेंगे, तो अपने बचपन में वह हर सुबह वह दौड़ने जाती थी या जाया करती थी, कुछ भी कह दीजिए, बस केवल अगर उसकी हैबिट को शो करना है तो फिर आप ऐसा लिखेंगे, इन हर चाइल्डहुड सी वुड गो। ध्यान से सुनिए, सी वुड गो फॉर ए रन। अब अगर ये आप छुपा देंगे तो फिर जरूरी नहीं है कि ये सेंटेंस आपका पास्ट ही है। यहां पर पास्ट का रेफरेंस आपको देना ही पड़ेगा। भाई बचपन तो निकल गया ना, तो ये पास्ट का रेफरेंस हो गया। ठीक है ना? इसके बारे में और डिटेल जानना है तो फिर पिछले वाले वीडियोस, यानी वुड का पहला नंबर, यानी वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 जरूर देख लीजिए, तब आपको ये सारी बातें और बेहतर तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। चलिए पांचवा कॉन्सेप्ट देखते हैं, और वुड का प्रयोग हम रिफ्यूजल को शो करने के लिए करते हैं, अर्थात कोई एक ऐसा सेंटेंस हो जहां पर वर्ब से आपको समझ में आए कि वहां पर रिफ्यूज्ड टू का आप प्रयोग कर सकते हो। क्या? रिफ्यूज्ड टू यानी मना करना। तो आप रिफ्यूज्ड टू की मीनिंग को कन्वे करने के लिए आप वुडंट का प्रयोग कर दीजिए। नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है वुडंट या वुड नॉट का प्रयोग कर दीजिए, यानी वुडंट बराबर रिफ्यूज्ड टू। ध्यान से सुनिए आप, देखिए जरा इस सेंटेंस को, वह किसी भी प्रश्न का जवाब देने से मना कर देता था, यानी ही रिफ्यूज्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन। यानी रिफ्यूज्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो जहां पर आप रिफ्यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं वहीं पर आप वुडंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, ही वुडंट, आप यहां पर वुडंट या वुड नॉट, वुडंट शॉर्ट में लिख देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ही वुडंट आंसर एनी क्वेश्चन। तो अगर आपने वुडंट का प्रयोग किया है तो ये भूतकाल में रिफ्यूजल को शो करने लगता है। क्लियर? अच्छा, इसको और भी डिटेल में अगर पढ़ना है तो इसके बहुत सारे मैंने यहाँ पर भी मैंने छोटे छोटे नुआंसेस आपको बतलाए हैं। पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए। छठी बात है, छठा कॉन्सेप्ट क्या है? पॉसिबिलिटी। भाई संभावना प्रकट करता है, लाइक्लीहुड भविष्य की, यानी वही बात में जो पीछे बतला रहा था कि अगर केवल और केवल अगर आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हो और पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं देते हो तो वे भविष्य की संभावना को बतलाने लगता है। जरा देखिए, लगता है बाद में बारिश होगी, अगर ऐसा कोई सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं और इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है कि इट वुड रेन। क्या होगा? इट वुड। देखिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगा दिया तो, और पास्ट का कोई रेफरेंस नहीं दिया, तो ये भविष्य की क्या बतलाने लग गया? संभावना, यानी पॉसिबिलिटी को बतलाने लग गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी आप वुड का प्रयोग करते हैं। सातवां जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस। और भी मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बतलाए हैं, आपको जरूर देखना चाहिए। पिछला वीडियो तो पक्का देखना ही आपको चाहिए। देखिए जरा, एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस और डिजायर्स, यानी जब हम प्रेफरेंस यानी एक वस्तु पर, एक बात पर, एक काम पर किसी दूसरे को प्रेफर करते हैं, यानी वरीयता देते हैं, तो उस वरीयता को या अपनी इच्छा को प्रकट करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग, यानी वुड लाइक या वुड लव का प्रयोग हम कर देते हैं। देखिए जरा, मैं आज रात घर पर ही रहना पसंद करूंगा। आप देखिए यहां पर दो काम है, आप कर सकते हैं, घर पर रह सकते हैं और बाहर
घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अगर आप बाहर घूमने और घर पर रहने में प्रेफर करते हैं, जिस चीज को प्रेफर करते हैं, तो प्रेफरेंस को शो करने के लिए भी आप वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई वुड प्रेफर, आप यहां पर आई वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेफर फर्स्ट फॉर्म आपने प्रेफर लगाया, आई वुड प्रेफर टू स्टे होम टुनाइट, ऐसे आप कह सकते हैं। अब अगर आप अपनी कोई इच्छा प्रकट करना, मैं चाय पीना चाहता हूं, यानी डिजायर को अगर आप प्रकट करना चाहते हैं, तो भी आप कह सकते हैं आई वुड लव टू हैव टी। आप ऐसे भी आई वुड लाइक टू हैव टी ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो अपने डिजायर्स और प्रेफरेंसेस, इसके अलावा भी अभी डिटर्मिनेशन है और न जाने क्या क्या है भाई, 14 कॉन्सेप्ट हैं। प्लीज आप उन दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब आते हैं दूसरे यानी अगले दो जो स्ट्रक्चर्स हैं। अगले दो स्ट्रक्चर आपके सामने ये लिखे हुए हैं, और अब इनके बारे में बहुत अच्छे से समझना शुरू करिएगा, क्योंकि शायद इनके बारे में आपने ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा भी होगा तो भी बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर है वुड प्लस हैव प्लस बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से यहां पर वही बात है। कौन सी बात है कि ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है भाई। क्या है ये? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अगर कर्म पहले रखा हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए, और अगर कर्ता पहले, इस क्रिया का कर्ता पहले रखा हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करिए। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। जैसे यहां पर कॉन्सेप्ट सेम था, केवल एक्टिव पैसिव का चक्कर था, यहां पर भी एक्टिव पैसिव का चक्कर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, और फिर टाइप 3 जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको अच्छे से पढ़कर और अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठाइए। चलिए जरा पढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में, इज टाइपिकली यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट। अब ध्यान से सुन लो, यहीं पर पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ लो कि क्या है कि अभी अभी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था वहां पर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर वुड और फिर इसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना? वो यहां पर वो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए ही थी, लेकिन वो प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए थी। ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए थी। अब यही सिचुएशन भूतकाल की यानी पास्ट टेंस की अगर हो जाए, क्या लिखा है देखिए, द स्ट्रक्चर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इज टाइपिकली यूज्ड टू टॉक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन द पास्ट। ध्यान से सुनिए, तो जो काल्पनिक बातें वर्तमान या भविष्य के लिए हो सकती हैं, वही काल्पनिक बातें, अनरियल बातें भूतकाल के लिए भी हो सकती थी। ठीक है ना? अब अगर ऐसा है तो फिर आप उसी बात को यानी उसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन को या अनरियल जो बातें हैं सिचुएशन से, उनको प्रकट करने के लिए आप दूसरी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की अनरियल बातों को शो करने के लिए आप वो वाली क्रिया, कौन सी, ये वाली क्रिया आप यूज करते हैं, ये वाली। ध्यान से सुने, जब प्रेजेंट या फ्यूचर की हमें कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रकट करना हो तो हम ये वर्ब एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में। लेकिन अगर हमें पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को प्रकट करना है तो बस इन वर्ब फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। चलिए जरा एग्जांपल्स पढ़ते हैं। और यहां पर ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस लिखा हुआ है टाइप 3, मैंने वहां पर चर्चा किया था। टाइप 2 में आपको क्या करना होता है, इफ वाली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना होता है, और जो मेन क्लॉज होती है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन ये जो टाइप 3 है वो इफ वाली क्लॉज को आपको बनाना होता है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। ठीक है ना? और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें आपको वुड, हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसका प्रयोग करना होता है एक्टिव वॉइस। अगर कर्ता पहले रखा है और अगर कर्म पहले रखा है, कर्म पहले रखा है तो इसका प्रयोग करना है। ठीक है ना? लेकिन शर्त यह है कि जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो कहां की होनी चाहिए, भूतकाल की होनी चाहिए। क्लियर? यहां पर देख लो, अगर मैं ज्यादा मेहनत करता, भूतकाल की बात है मैं कर रहा हूं, अगर मैं ज्यादा मेहनत करता तो मैं परीक्षा पास कर लेता, यानी मैं परीक्षा में फेल हो चुका हूं, और मैंने कठिन परिश्रम यानी ज्यादा मेहनत भी नहीं करी थी,
तो मैं उसके लिए अपनी एक हाइपोथेसिस मैं कल्पना कर रहा हूं, अगर ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, यानी भूतकाल की बात है। अगर मैं ऐसा कर देता तो ऐसा होने की संभावना थी। ठीक, अब अगर ऐसा कुछ करना होता है भूतकाल के लिए, तो मैंने आपको बतलाया कि इफ वाली क्लॉज में आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो क्या बन गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में किया। और यहां पर देख लीजिए, अगर ये करता है तो ये वाली, और अगर कर्म है तो ये वाली वर्ब यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं परीक्षा पास कर लेता, तो परीक्षा पास करने वाला कौन, मैं, तो करता ही हूं मैं, तो करता है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दीजिए। आई वुड हैव, ऐसा लिखेंगे, आई वुड हैव पास्ड, आई वुड हैव पास्ड द एग्जाम। देखिए जरा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ वाली क्लॉज आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहां पर जो मेन क्लॉज है उसमें आपने इस वर्ब स्ट्रक्चर का प्रयोग किया है। अब देखिए यहां पर पैसिव वॉइस का सेंटेंस, अगर मैं परीक्षा पास कर लेता, अब फिर वही बात, मैंने परीक्षा पास नहीं करी, लेकिन अगर कर लेता, एक कंडीशन है कि अगर कर लेता जो कि वास्तव में हुआ नहीं, तो उसका परिणाम क्या होता, मुझे पुरस्कार दिया जाता, यानी पुरस्कार दिए जाने की संभावना थी। तो इस तरीके की अगर कोई बात होती है तो फिर देखिए जरा, फिर वही इफ आई हैड पास्ड, इफ आई हैड पास्ड, इफ वाले क्लॉज को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, इफ आई हैड पास्ड द एग्जाम। अब यहां पर देखो, आई ये कर्म है, तो मुझे पुरस्कार दिया जाता। काम क्या हो रहा है, पुरस्कार देना, तो पुरस्कार देने वाला तो कोई दूसरा, यानी कर्ता कोई दूसरा हुआ, किसे दिया जाता, मुझे, तो ये मुझे क्या है, कर्म है, तो कर्म के रूप में आई लिखा हुआ है, तो बस इस वाली वर्ब फॉर्म का प्रयोग करना, आई वुड हैव बीन, ऐसा, आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये देखिए लगी हुई है, आई वुड हैव बीन गिवन अ रिवार्ड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसी का यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग और किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो दूसरी सिचुएशन है भाई, अगर हम भूतकाल में से रिलेटेड किसी भी बात को, हम किसी बात पर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, या फिर हम किसी अनफुलफिल्ड विश के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी आप वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, वह दुनिया भर की यात्रा कर लेती, ध्यान से सुने, वह दुनिया भर की यात्रा कर लेती लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं थे, यानी भूतकाल की अनफुलफिल्ड विशेज हैं ये, वह दुनिया भर में यात्रा कर लेती लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो बात है भूतकाल की, तो बस भूतकाल की बात है, तो वुड हैव, सी वुड हैव आप यहां पर प्रयोग करेंगे, सी वुड हैव ट्रेवल्ड। ठीक है ना, ये एक्टिवाइज ट्रेवल करने वाला यही है, तो ये फिर एक्टिवाइज की वर्ब आ जाएगी, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर ये V3 लगी हुई है। अराउंड द वर्ल्ड बट सी, अब उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, सी डिड नॉट हैव, सी डिड नॉट हैव इनफ मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, पर्याप्त पैसे नहीं थे, यानी ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने दुनिया की यात्रा नहीं की। तो यहां पर भी भूतकाल की ही वैसी बात कही जा रही है, लेकिन यहां पर कोई इफ क्लॉज नहीं है, देख रहे हैं आप, यानी ये वाली बात इफ क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ऐसा भी होता है, तो भी हमें इसी तरीके का वर्ब स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है। क्लियर, ऐसे सेंटेंसेस दो चार बनाइए, जरा नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, पोलाइट एक्सप्रेशंस ऑफ प्रेफरेंसेस। अब अगर प्रेफरेंस देना है, यानी हमें किसी चीज को प्रेफर करना है, और पोलाइटली हम अपनी पसंद को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे, मैं पहाड़ों की जगह तट पर जाना पसंद करता, भूतकाल की ही बात है, ध्यान से सुनिए। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आई वुड हैव, क्या है, आई वुड हैव प्रेफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके के पोलाइट एक्सप्रेशंस भी आप उस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके कह सकते हैं। चौथी खास बात है, देखो, पास्ट स्पेकुलेशन। ये सेंटेंसेस बहुत ज्यादा बोले जाते हैं, यानी जब हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस, अरे वो बैठक के बारे में भूल गया होगा भाई, है ना। जैसे हम यहाँ पर बीते समय के बारे में किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बैठक के बारे में भूल गया इसलिए नहीं आया था,
कुल मिलाकर के अगर भूतकाल की ऐसी स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन का मतलब होता है चिंतन करते हैं या फिर हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं भूतकाल में किसी ऐसी बात के बारे में, तो भी आप वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। सी वुड हैव फॉरगॉटन क्लियर अबाउट द मीटिंग। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम यूज करते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये तीसरा पेयर देखते हैं। तीसरे पेयर में एक खास बात यह है भाई कि यहां पर एक्टिव पैसिव का झमेला था, ये एक्टिव पैसिव का झमेला था। अब यहां पर एक्टिव पैसिव का झमेला बिल्कुल भी नहीं है, यानी वुड और बी ये भी एक्टिव वॉइस की वर्ब है और वुड हैव और बीन ये भी एक्टिव वॉइस की ही वर्ब है। बस अंतर क्या है कि ये है प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए, प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए, ठीक है ना, और ये है पास्ट, ध्यान से सुने, ये है पास्ट की सिचुएशन के लिए। अब इनके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं कि वुड बी का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर वुड हैव बीन का कॉन्सेप्ट क्या है, अलग अलग देखते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्ट्रक्चर वुड बी इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी। पहली बात तो यह है कि भविष्य की किसी संभावना को प्रकट करने के लिए हम वुड बी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पहली बात। और अथवा एक और बात है अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, या फिर हम किसी ऐसी ही काल्पनिक सिचुएशन के बारे में बात कर सकते हैं। परंतु ध्यान से सुनिए कि अगर फ्यूचर पॉसिबिलिटी है तो कोई कंडीशनल सेंटेंस नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो वहां पर एक कंडीशनल सेंटेंस जरूर होगा, यानी इफ वाला वही सेंटेंस जो अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट दैट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि किसी भी एक्शन या कोई भी स्टेट होती है जिसकी हम जो अपेक्षित है, और एज्यूम्ड अपेक्षित है यानी वही फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो गया जो आगे भविष्य में जिसकी हम आशा कर रहे हैं, या फिर एज्यूम कर रहे हैं। अगर वो हाइपोथेटिकल हो जाएगा तो हम एज्यूम करेंगे टू हैपन, हैपन का मतलब घटित होने के बारे में हम एज्यूम करेंगे, इन द फ्यूचर माने भविष्य में। अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, यानी कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे यहां पर सेंटेंस को अच्छे से समझिए कि यहां पर क्या है, कुछ खास बात और बतला देता हूं कि वुड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और बी यहां पर मेन वर्ब है। ध्यान से सुनिए, यहां पर ये क्या है, मेन वर्ब। और यहां पर होना यानी किसी के होने की बात की जा रही है, किसी के द्वारा कुछ किए जाने की बात नहीं हो रही। होने के लिए आप बी का प्रयोग करेंगे और वो होना भविष्य में पॉसिबिलिटी को शो करेगा या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी, यानी वही काल्पनिक बात होगी और कंडीशनल सेंटेंस होगा। जब कुछ ऐसा होगा तो इस वुड बी के बाद में तीन चीजें आ सकती हैं। नाउन आ सकता है या नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, या फिर कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो सकती है, ठीक है ना। ये चीजें यहां पर इस क्रिया के बाद आएंगी। देखिए यहां पर मैंने वो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, अच्छे से देखिए। पहले सब्जेक्ट लिखा होगा, फिर वुड हेल्पिंग वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में बी का प्रयोग होगा, और फिर ये तीन अलग अलग चीजें आ सकती हैं। जरा देखिए यहां पर, वह खुश होती अगर तुम उसे पार्टी में बुलाते। अब अच्छे से ध्यान से सुनिए कि वह खुश होती अगर तुम उसे पार्टी में बुलाते। अगर तुमने बुलाया होता तो ये पास्ट में एक एक्शन अगर आपने किया होता, तो अब अगर जब वो पार्टी में आती तो वो खुश होती भाई, ये भविष्य की बात है। ध्यान से सुने, अगर तुम बुलाते और वो आती तो बहुत खुश होती, तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन को बतला रहा है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन को बतलाते हैं तो ये देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अगर तुम उसे पार्टी में बुलाते तो वह बहुत खुश होती, ठीक है ना। ये प्रेजेंट की सिचुएशन को शो करने के लिए आपको वुड बी का प्रयोग करना है, और अगर इसी को मान लो कि ये पास्ट की सिचुएशन है तो वुड हैव बीन का प्रयोग कर देते। बस इतनी सी बात है। देखिए सी वुड बी हैप्पी, हम यहां पर क्या बोलेंगे, सी अभी हमने इस सिचुएशन को प्रेजेंट या फ्यूचर की माना है, इसलिए सी वुड बी हम प्रयोग करेंगे। सी वुड बी और ये हैप्पी, देखिए एडजेक्टिव आ गया, ये एडजेक्टिव आ गया। इफ एक कंडीशन है, इफ यू अगर तुम उसे बुलाते तो क्या होता, इफ यू, और आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, तो आप देख रहे हो कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। इफ यू इनवाइटेड हर, ऐसा आप लिखेंगे, इफ यू इनवाइटेड हर टू द पार्टी। अगर तुमने ऐसा किया होता तो आज अगर जो पार्टी है उसमें खुश होती, या कल जो
पार्टी होने वाली है उसमें खुश होती। तो ये वास्तव में भविष्य की या प्रेजेंट की बात है और ये पास्ट की बात है। तो पास्ट में किए गए किसी एक्शन के परिणाम स्वरूप जो भविष्य में कुछ होने वाला है या जो फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी है या फिर यहाँ पर जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वहां पर अगर कुछ होता है तो ध्यान से सुनिए कि वही चीज यानी वुड बी का प्रयोग और यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अब अगर यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे तो यहां पर वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यही इसका रूल होता है। चलिए और देखते हैं वुड हैव प्लस बीन। देखो भाई उसी का यानी वुड बी का ये पास्ट फॉर्म है। यानी वुड बी का प्रयोग हम प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशंस को शो करने के लिए बतलाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हमें पास्ट की सिचुएशन, पास्ट में जाकर हम किसी हाइपोथेटिकल की सिचुएशन की बात करते हैं या संभावना की बात करते हैं तो बस वुड और उस बी की थर्ड फॉर्म हमने यहां पर लगाया और यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब लगा दी हैव। सेंटेंस क्या बना देखिए जरा, स्ट्रक्चर वैसा ही है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन, फिर वही तीन चीजें यानी वो आईएनजी फॉर्म, नाउन या एडजेक्टिव। क्लियर? देखो जरा यहां पर अगर सभी कलाकार मौजूद होते, भूतकाल की बात है, तो कंसर्ट शानदार होता। ठीक है ना? अगर सभी कलाकार मौजूद होते तो कंसर्ट शानदार होता, जो कि नहीं हुआ। यानी सभी कलाकार मौजूद नहीं थे और कंसर्ट शानदार नहीं हुआ। अब अच्छे से देखिए यहां पर होने की अंग्रेजी बनाई जा रही है, होने की अंग्रेजी बनाई जा रही है। अब भूतकाल की अगर हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं तो फिर ये देखिए वुड हैव और बीन, द कंसर्ट वुड हैव बीन फैंटास्टिक। ठीक है, यानी कंसर्ट बहुत शानदार होता भूतकाल में, जो कि नहीं हुआ तो हाइपोथेटिकल हो गया। अगर ऐसा होता, कैसा, ये कंडीशन लिखी हुई है, इफ ऑल द परफॉर्मर्स हैड शोन अप। अच्छे से देखिए यहां पर काम हमने वही किया है। देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, भले ही यहां पर हम कोई एक्शन नहीं हो रहा है फिर भी बी भी एक वर्ब ही है, उसकी थर्ड फॉर्म यहां पर रखी हुई है। तो अगर हम ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इफ वाली क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं अगले दो यानी 7 और 8। ये देखिए जरा यहां पर भी भाई, यहां पर भी कोई एक्टिव और पैसिव का झंझट नहीं है। यहां पर भी क्या है, यहां पर भी है वुड और हैव, ये भी एक्टिव वॉइस में आएगा और वुड हैव हैड ये भी एक्टिव वॉइस में ही आएगा। क्लियर? अब इसका प्रयोग कब करते हैं? यहां पर ये जो हैव है ये हैव मेन वर्ब के रूप में है, यहां पर ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और ये जो मेन वर्ब है अपने थर्ड फॉर्म के रूप में यहां पर आई है। तो अच्छे से सुनिए क्या है, दो सिचुएशंस। ये प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन के लिए है और ये वाली जो वर्ब स्ट्रक्चर है ये पास्ट सिचुएशंस के लिए है। पास्ट सिचुएशन, प्रेजेंट या फ्यूचर, यहां पर भी ये क्या है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशन के लिए है और ये पास्ट सिचुएशन के लिए है। ठीक है ना, ये पास्ट सिचुएशन के लिए है। ये एक्टिव पैसिव, ये एक्टिव पैसिव का झंझट नहीं है। यहां पर इन चार क्रियाओं में एक्टिव और पैसिव का झंझट था। यहां सब कुछ यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कुल मिलाकर के शेष बचे हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर केवल और केवल ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट या फ्यूचर और दूसरा स्ट्रक्चर है वो पास्ट टेंस का। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट या फ्यूचर और जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट टेंस के लिए है। यहाँ पर भी जो बताएंगे ये भी प्रेजेंट या फ्यूचर और ये पास्ट के लिए है। तो अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्लियर? अच्छा अब देखते हैं जरा, मैं यहीं पर आपको कुछ बतलाने का प्रयास करता हूं। वुड, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हैव का प्रयोग जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं भाई, क्या है, हैव का प्रयोग जब हम मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं तो इसकी भाई 30 से भी अधिक डिफरेंट अलग अलग मीनिंग्स होती हैं। ध्यान से सुनिए, 30 से भी अधिक। और इसके लिए मैंने एक सीरीज बनाई थी, अंग्रेजी के 7 जिन्न करके मैंने एक सीरीज बनाई थी
आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और वहां पर उस प्लेलिस्ट पर सर्च करिएगा। वहां पर मैंने हैव को एज ए मेन वर्ब पढ़ाया है। ध्यान से सुनिए, हैव को मुख्य क्रिया के रूप में पढ़ाया है और 30 से लेकर 35 डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स आपको बतलाई हैं। तो अगर आपको हैव के बारे में और भी कुछ, जी हाँ, ये जिन्न, मैंने इसकी तुलना जिन्न से करी है, इसकी बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। उन सभी मीनिंग्स को अगर आपको जानना है तो प्लीज ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पर एक दो मीनिंग्स बतलाऊंगा हैव जब मेन वर्ब के रूप में आएगा। तो सबसे पहला आपने जो यूज पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा हुआ होता है कि हैव का प्रयोग हम पोजीशन यानी अधिकार को शो करने के लिए, पोजीशन का मतलब क्या है, अधिकार, यानी किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का अधिकार प्रकट करने के लिए हम हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस, मेरे पास एक कार है, तो आप सेंटेंस क्या बनाते हैं भाई, आई हैव ए कार, ठीक है ना, मेरे पास एक कार है। आप देखिए यहां पर हैव को मेन वर्ब के रूप में यूज किया गया है और यहां पर ये पोजीशन शो कर रहा है, क्या, पोजीशन शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस तो आपने अभी तक पढ़े ही होंगे। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल सेम ऐसा ही मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको यहां पर, यानी इसके पहले मैं वुड लगा दूंगा, आई वुड हैव ए कार। इसका क्या मतलब निकलेगा भाई, कैसा होगा, चलो देखने में बड़ा मजेदार है। देखिए जरा, वुड हैव ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और यहां पर इस मेन वर्ब के रूप में जब हम प्रयोग करेंगे तो कभी पोजीशन को शो करेंगे या कभी एक्सपीरियंसेस को शो करेंगे। चलिए देखते हैं जरा क्या। द स्ट्रक्चर वुड हैव फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज। ध्यान से सुनिए कि जब कभी यहां पर सब्जेक्ट रखा होगा, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब और फिर इसके बाद एक नाउन फ्रेज रखा होगा, क्या रखा होगा, नाउन फ्रेज फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज। तो देखो जरा, द स्ट्रक्चर वुड हैव फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज इंप्लाइज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ध्यान से सुने, ये प्रेजेंट या फ्यूचर में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को प्रकट करेगा, और वो भी कैसे है भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस में। जब कभी भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस आती हैं तो वहां पर सेंटेंसेस कंडीशनल ही हो जाते हैं, यानी वही वाले, अगर ऐसा होता तो मेरे पास ऐसा होता, कुछ ऐसा ही सेंटेंस। जरा देखो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिख रखा है, आप नोट कर सकते हैं। देखो जरा, सीधे सेंटेंस पर आते हैं। अगर मैं धनी होता, ये कंडीशन है, ठीक है ना, अगर मैं धनी होता। इन कंडीशनल सेंटेंसेस में ये एक कंडीशन आ गई। अगर मैं धनी होता तो मेरे पास कई कारें होती। यहां पर देखो, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार, मेरे पास कारें होती, तो ये हो गया भाई हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल हो गया ना भाई, ना तो मैं धनी हूं और ना ही मेरे पास कई कारें हैं, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, अगर मैं धनी होता, जो कि मैं हूं नहीं, तो मेरे पास कई कारें होती, जो कि है नहीं, तो बात वही है भाई, ठीक है ना। अच्छा, बस अगर ऐसा होता तो ये इफ आई वर रिच, ध्यान से सुने, सभी के साथ होने की अंग्रेजी इफ वाली क्लॉज में सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ में, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सबके साथ में आपको वर का प्रयोग करना होता है। ध्यान दे, क्या, सो इफ आई वर रिच, अगर मैं धनी होता, जो कि नहीं हूं, अगर ऐसी अनरियल बात को शो करना है तो हमें सबके साथ वर का प्रयोग करना होता है, ठीक। तो मेरे पास कई कारें होती, अब होती जो कि है नहीं, अगर होती तो हमें फिर वुड का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर होती तो ये क्या है, अगर मैं धनी होता, इस समय धनी होता, तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, इस समय धनी होता तो मेरे पास कारें होती, इस समय भी होती, तो प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो प्रेजेंट की सिचुएशन को शो करने के लिए आई वुड हैव, यहां पर क्या करेंगे, आई वुड हैव मैनी कार्स। देखो ये प्रेजेंट की सिचुएशन है तो वुड हैव का प्रयोग किया गया है। अगर पास्ट की यही सिचुएशन होती तो वुड हैव हैड का प्रयोग करते, जो आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वह एक केक का टुकड़ा खा लेता अगर वह उपलब्ध होता। इस समय अगर कोई केक का टुकड़ा होता, यानी वर्तमान में अगर वो उपलब्ध होता, तो क्या होता, वह एक टुकड़ा खा लेता, यानी इसी वर्तमान में वो खा लेता। तो यहां पर भी क्या किया जा रहा है कि ना तो केक का टुकड़ा उपलब्ध है और ना ही वो खाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये वर्तमान की हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वर्तमान की हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए आप वुड हैव का प्रयोग, अब यहां पर खाने पीने के लिए भी आप जानते होंगे, खाने पीने के लिए भी आप हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। देखिए, सो ही वुड
ही वुड। अब अगर खाने के लिए आप ईट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन हम देखिए जरा हैव का प्रयोग खाने पीने के लिए भी कर सकते हैं, तो ही वुड हैव अ स्लाइस ऑफ केक इफ इट वर अवेलेबल। यहां पर भी आप वर का ही प्रयोग करेंगे। तो ध्यान से सुनिए कि हम वुड हैव का प्रयोग और भी बहुत सारी मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए कर सकते हैं। अगर ऐसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे तो फिर वो सारी की सारी जो 30 से मोर और इससे भी अधिक मैंने मीनिंग्स बतलाई हुई हैं उसे भी पढ़िएगा। भाई नॉलेज है ये तो इतना ज्यादा है कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ दिन भर, वीडियो बनाना और पढ़ना, जितना पढ़ता हूँ मुझे नई नई चीजें अभी भी मिलती चली जाती हैं। आप लोग भी पढ़ते रहिए और ढेर सारी नई चीजें आप भी सीखते रहिए। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वुड हैव हैड। अब अगर ऐसी ही कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो और वो भूतकाल की हो, भूतकाल की होगी तो बस इस क्रिया का प्रयोग करेंगे, वुड हैव और हैड। ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, वुड हैव हैड इज यूज्ड टू डिस्कस हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन्वॉल्विंग पोजीशन। पोजीशन के लिए ही हम मेन वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं, या एक्सपीरियंसेस को शो करने के लिए मेन वर्ब के रूप में हम हैड का प्रयोग करते हैं इन द पास्ट। ध्यान दें भूतकाल में, तो ये भूतकाल की पास्ट टेंस की क्रिया है। और वो जो मैंने आपको पीछे दिखाई बताई ये वाली ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए है। बस इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना है। स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा जो आपने पीछे देखा था। अब देख लीजिए यहां पर, अगर उसने नौकरी की पेशकश स्वीकार की होती या कर ली होती भूतकाल में, जो कि उसने नहीं की थी, यानी अनरियल बात हो गई, हाइपोथेटिकल हो गई, तो उसका वेतन अधिक होता, तो भूतकाल में उसका वेतन भी अधिक होता। तो भूतकाल की बात है भाई, भूतकाल की बात है। तो मैं आपको बतला ही चुका हूं, अगर पास्ट टेंस में हो तो यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है इफ वाली क्लॉज में। इफ सी हैड एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, तो फिर यहां पर उसका वेतन अधिक होता, तो सी वुड। अब यहां पर वुड का प्रयोग करेंगे, फिर हैव और फिर हैड। सी वुड हैव हैड अ हायर सैलरी। ठीक है ना। तो वेतन होने के लिए आपको यहां पर, वेतन पाने के लिए भी हम हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। ठीक, तो ये पास्ट टेंस की वर्ब हो जाती है, यानी हाइपोथेटिकल पास्ट है। अगर उसने अधिक पैसे बचाए होते तो उसके पास बेहतर कार होती भूतकाल की। तो इफ ही, यहां पर सीधे यहां से शुरू करते हैं ये वाला सेंटेंस। उस भाई देखो अच्छे से, कभी कभी आप इफ वाली क्लॉज को यहां बीच में भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं। तो उसके पास एक बेहतर कार होती, पास होने के लिए हैव का प्रयोग करते हो। पास्ट टेंस की हाइपोथेटिकल बात है तो हैव हैड का प्रयोग कर दो और वुड का प्रयोग कर दो। ही वुड हैव हैड ही वुड हैव हैड अ बेटर कार, उसके पास एक बेहतर कार होती इफ ही हैड सेव्ड। ध्यान से भाई हर जगह आपको वही कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। अगर इफ वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है तो फिर यहां पर आप जो भी मॉडल यूज करते हैं उस मॉडल के साथ में आपको चाहे माइट का प्रयोग करें, मे का प्रयोग करें या किसी भी मॉडल का प्रयोग करें, वहां पर आपको हैव और जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज करना जरूरी होता है। क्लियर। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम पेयर देख लेते हैं। अंतिम पेयर है ये वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू। अब अच्छे से देखिए कि ये भी एक्टिव वॉइस की ही वर्ब है और ये भी एक्टिव वॉइस की ही वर्ब है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस टेंस के अकॉर्डिंग क्रिया क्या है। ये जो वुड हैव टू है ये प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन को शो करेगा, और वुड हैव हैड टू ये पास्ट की सिचुएशन को शो करेगा। वैसे ही कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे और वैसे ही क्या होगा, सारा जो कुछ जैसा आप प्रयोग करते चले आ रहे हैं। अब अच्छे से देखो कि हैव टू का प्रयोग आप किस लिए करते हो। तो आप लोगों ने अभी तक ऐसे सेंटेंसेस तो पढ़े होंगे ना, आई हैव टू गो, या आई हैव टू गेट अप एट 4 in the morning। मुझे जाना पड़ता है, ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, ठीक है ना। या मुझे सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप एट 4 in the morning, है ना। वहां पर हैव टू
का प्रयोग आप ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए करते हो। यहां पर भी वो ऑब्लिगेशन ही शो करेगा। तो प्रेजेंट या फ्यूचर की अगर ऑब्लिगेशन होगी, अगर कंडीशनल ऑब्लिगेशन होगी, हाइपोथेटिकल ऑब्लिगेशन होगी, तो हम वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे, और अगर पास्ट की होगी तो हम वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। द स्ट्रक्चर वुड हैव टू इज यूज्ड, यहां पर होना चाहिए इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज इन हाइपोथेटिकल और इमेजिन्ड सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो असली काम की बात वो ये है कि प्रेजेंट या फ्यूचर सिचुएशंस के लिए जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होंगी उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको वुड हैव टू का प्रयोग करना होता है। फिर से एक बार, प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशंस में। और अगर पास्ट की सिचुएशन होगी, सेम कॉन्सेप्ट होगा, तो वुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। चलो देख लेते हैं यहां पर। अगर मैं ट्रेन मिस कर देता, अच्छे से देखो, अगर मैं ट्रेन मिस कर देता तो मुझे टैक्सी लेनी पड़ती। अब ये कैसी बात है, जरा इसको प्रैक्टिकल में लाने का प्रयास करिए तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि ये प्रेजेंट की है या पास्ट की है। देखिए, मैं अभी ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड बैठा हुआ है। दौड़ते दौड़ते मैंने ट्रेन को पकड़ा। ट्रेन को पकड़ने के बाद मित्र मेरा कहता है, यार टाइम से आ गए। अरे हाँ यार, टाइम से तो आ गया मैं, लेकिन अगर मैं ट्रेन मिस कर देता, ध्यान से सुनिए, अगर मैं ट्रेन मिस कर देता, जो कि मैंने की नहीं, अभी मैं ट्रेन में हूं, तो मुझे टैक्सी लेनी पड़ती। तो इस समय तो मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा हूं, अगर मिस कर देता तो इस समय ट्रेन में नहीं, टैक्सी से यात्रा कर रहा होता। ठीक है ना। कुल मिलाकर प्रेजेंट की सिचुएशन है। अब अगर प्रेजेंट की सिचुएशन है तो बस फिर तो क्या करना है आपको, वुड हैव टू का प्रयोग कर देना पड़ती, ये ऑब्लिगेटरी हो जाता। ठीक है ना। इफ आई मिस्ड, कॉन्सेप्ट वही है, देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यहां पर। ठीक है ना। इफ आई मिस्ड द ट्रेन, अगर मैं ट्रेन मिस कर देता तो इस समय मुझे क्या करना होता, मुझे टैक्सी लेनी पड़ती। प्रेजेंट की सिचुएशन है तो आप वुड हैव टू आई, और यहां पर आप क्या करोगे, वुड हैव टू टेक, आई वुड हैव टू टेक अ टैक्सी। क्लियर। अब अगर इसी बात को मैं घर पहुंचने के बाद कहता, तो ध्यान से सुनिए, घर पहुंचने के बाद, अभी मैं ट्रेन में बैठा था, अपने फ्रेंड से बातें कर रहा था, लेकिन अगर मैं घर पहुंचने के बाद में या कल परसों, मतलब आगे वाले दिनों में, ये भूतकाल की बात हो गई होती, तो फिर क्या होता, सेंटेंस में ऐसा ही बोलता, अगर मैं यार कल ट्रेन मिस कर देता ना तो मुझे फिर टैक्सी लेनी पड़ती, तो भूतकाल की हो गई। अब अगर भूतकाल की सिचुएशन को शो करना है तो यहां पर हैड, इफ आई हैड मिस्ड, ध्यान से सुने, पास्ट में आपको यहां पर क्या करना होता है, इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यहां पर वुड हैव और फिर हैड टू का प्रयोग कर देंगे तो फिर पास्ट टेंस की सिचुएशन हो जाएगी। आगे एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको वो भी आगे करके दिखा दे रहा हूं। देखिए जरा, अगर वह परीक्षा में सफल होना चाहती तो उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। शी वुड हैव टू स्टडी हार्डर। यहां पर ये प्रेजेंट की सिचुएशन या फ्यूचर की सिचुएशन को शो करने के लिए यहां पर वुड हैव टू का प्रयोग करना है, और इफ वाली क्लॉज में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना है। क्लियर। अब चलो आगे, और अंतिम सेंटेंस है या अंतिम वही, वुड हैव हैड टू। द स्ट्रक्चर वुड हैव हैड टू is used to express obligations, requirements और necessities। ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही सेम है जो यहां पर कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। देखो सेम कॉन्सेप्ट है यहां पर, ठीक, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। इन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, ध्यान से सुने, हाइपोथेटिकल और इमेजिन्ड सिचुएशन वही कंडीशनल सेंटेंस होगा, लेकिन एक खास बात सिर्फ इतनी सी है कि वो पास्ट टेंस में होगा, है ना। देखिए जरा ये सेंटेंसेस पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर उसने उड़ान मिस की होती, मिस करने के बाद ये भूतकाल की बात हो गई, और घर में बैठे हुए मैं बात करूं कि अगर उसने उस समय उड़ान मिस कर दी होती तो उसे अपनी यात्रा को पुनः नियोजित करना पड़ता। भूतकाल की बात है ये। अब अगर ऐसी भूतकाल की कोई ऑब्लिगेशन आ जाती है या कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है या नेसेसिटी आ जाती है, हाइपोथेटिकल है, उसने उड़ान मिस नहीं की और न ही उसे अपनी यात्रा को नियोजित करना पड़ा, पुनः नियोजित करना पड़ा, यानी असली बात तो दूसरी है, तो ये हो गई हाइपोथेटिकल, पास्ट की हाइपोथेटिकल बात हो गई।
बस क्या करना है, इफ सी हैड मिस्ड, आपको बताया था ना कि इफ वाली क्लॉज पास्ट टेंस में जब हो जाएगी तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगी, ठीक है ना। और यहां पर आपको वही चीज वुड हैव के साथ हैड टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सी वुड हैव हैड टू रिशेड्यूल हर ट्रिप, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, इस तरीके के सेंटेंसेस उसे अतिरिक्त काम करना पड़ता अगर उसने अपने कार्यों को समाप्त नहीं किया होता। फिर वही सिंपल सा वही वर्ब स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से याद कर लीजिए और पास्ट और प्रेजेंट में डिफरेंस करना सीख लीजिए। अब चूंकि बोलने वाले आप हैं तो आप जानते हैं कि आप पास्ट में अपनी हाइपोथेसिस यानी पास्ट में कोई अनरियल बात करना चाहते हैं या प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन में यूज करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन के लिए यूज करना चाहते हैं अपनी हाइपोथेटिकल बातें, अपनी काल्पनिक बातें, तो फिर आप वैसी क्रिया का प्रयोग करो, अन्यथा फिर पास्ट के लिए दूसरी क्रियाओं का प्रयोग करो। बस क्रियाओं को एक बार अपने दिमाग में सेट करना है, उसे अतिरिक्त काम करना पड़ता, ठीक है ना। सी वुड हैव हैड टू, सी वुड हैव had to work overtime if she had not finished। देखिए जरा, had not finished भूतकाल की सिचुएशन हो गई, क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैंने यहां पर आपको यह बतलाने का प्रयास किया कि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वुड से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते थे मैंने सबको कलेक्ट किया है। हो सकता है कि अभी कुछ और शेष रह गया हो, चूंकि भाई मैं कभी भी ये दावा नहीं करता कि मुझे कंप्लीट अंग्रेजी आती है, इंग्लिश पूरी तरह से आती है मैं कहीं से भी। अरे भाई ये तो सागर है, सागर में डूबने जैसा है, जितना ही पढ़ते चले जाते हो आपको नई नई चीजें उतनी ही मिलती चली जाती हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मुझे पढ़ने में तो बहुत ही मजा आता है, आज भी मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए, नया नया ज्ञान लीजिए, नई नई चीजें सीखिए, इसी का नाम जिंदगी है। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय।